क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई एमएलए या कोई एमपी इतना सिंपल और इतना अवेलेबल हो कि उसे मिलने के लिए आपको किसी भी अपॉइंटमेंट या किसी भी फ़ोन कॉल की ज़रूरत ना पड़ती हो, वो इतना डाउन टू अर्थ हो कि उसके कपड़ों पर पैचेस लगे हुए हों, कोई लग्जरी कार्स या कोई लग्जरी बंगलोज़ ना हो, जो रात के वक्त उन लोगों तक पानी पहुंचाए जिनको पानी की ज़रूरत हो, उन लोगों तक राशन पहुंचाए जिन लोगों को राशन की ज़रूरत। मैं ये जानता हूं कि आपके जहन में कोई भी ऐसा शख्स आज के दौर का नहीं आ सकता, मगर आज हम एक ऐसे ही शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें ये तमाम क्वालिटीज़ मौजूद थी, और वो कोई एमएलए नहीं था, कोई एमपी भी नहीं था, ना ही कोई मिनिस्टर था, और ना ही किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, और ना ही किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट था। एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके रूल में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन थी उस वक्त की, यानी कि हम इस्लाम के कैलिफेट राशिदून खिलाफत राशिदा के दूसरे खलीफा हज़रत उमर की बात करने जा रहे हैं। ये पर्टिकुलर उनकी बायो नहीं है बल्कि किताब है, और आज मैंने सोचा कि इस किताब को रिव्यू करते हैं। ये किताब है अल फारूक द लाइफ ऑफ उमर द ग्रेट, द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, बाय प्रोफेसर शिबली नोमानी। ये बेसिकली उर्दू में लिखी गई है ये किताब, मगर मेरे पास इसका ट्रांसलेटेड वर्जन ही था। अलीगढ़ से जब आ रहा था तो मेरे एक दोस्त अदनान रफ़ीक ने मुझे ये तोहफे में दी थी। बेसिकली इस किताब को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो हज़रत उमर की शुरुआती ज़िंदगी से लेकर जो उन्होंने बैटल्स में जो कंट्रीब्यूशंस दी हैं उन तक लिमिटेड है। इसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन कैसे गुज़रा, वो कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई। और साथ में जो कंट्रीब्यूशंस उनकी नबी इस्लाम के साथ रही हैं इस्लाम कबूल करने के बाद। आप जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कैसे इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद किस तरीके से मुस्लिम्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ा था। फिर इस तरीके से उन्होंने जिन जिन बैटल्स में रोल निभाया वो तमाम चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस्ड हैं। फिर जो दूसरा चैप्टर है वो मैं समझता हूँ कि जो पहला चैप्टर है इसको किसी और किताब से बेहतर पढ़ा जा सकता है, मगर जो इसका दूसरा पार्ट है हज़रत उमर एज ए स्टेटमैन, एज ए रूलर, मैं समझता हूँ कि एक एग्जॉस्टिव बुक है हज़रत उमर को एज ए रूलर पढ़ने के लिए। इसमें डिटेल डिस्कशन है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस तरीके से ये रूल किया है, या फिर मैं कहूँगा कि कैलिफेट राशिदून का जो पीक था वो हज़रत उमर का दौर था। उन्होंने किस तरीके से कुछ डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए थे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू था, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस था, डिपार्टमेंट ऑफ क्राइम एंड पुलिस था, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क था, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, पब्लिक ट्रेजरी थी। फिर जूरिस्प्रूडेंस पे उन्होंने किस तरीके से रोल निभाया ताकि आम लोग भी जूरिस्प्रूडेंस को, फ़िक़्ह को समझ पाएँ, आम लोग भी रिलीजन को अच्छे तरीके से डिटेल में समझ पाएँ। उन्होंने टीचर्स अपॉइंट किए, एजुकेशन के रिलेटेड उनका इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन हासिल कर सकें। फिर कुछ नई सिटीज़ फाउंड की, फिर वहाँ पर लोगों को बसाया और उन सिटीज़ को जो है वो अच्छे से इस्टेब्लिश किया। फिर डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी के रिलेटेड जितनी भी इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी उस दौर के हिसाब से वो तमाम इम्प्रूवमेंट की उन्होंने। फिर इसके रिलेटेड डिटेल्ड डिस्कशन है कि किस तरीके से उस दौर में इंसाफ जो है वो लोगों तक पहुंचाया गया, जो कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी है, इक्विटी है, उसको प्रमोट किया गया। तमाम चीज़ें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस बुक में डिटेल्ड डिस्कशन है। जो तीसरा पार्ट है इस किताब में वो मिसलिनियस चैप्टर्स पर है। पर्टिकुलरली जो मुझे लगता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अगर आप ज़िंदगी पढ़ेंगे, एज ए रूलर पढ़ेंगे, तो मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट और फैसिनेटिंग पार्ट लगा, और वो शायद इसलिए भी लगा क्योंकि जिन चीज़ों से हम आजकल जो है वो गुज़र रहे हैं उस हिसाब से बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि एक शख्स 1300 साल पहले आया और उसका ट्रीटमेंट नॉन मुस्लिम्स के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, या जिनको इस्लाम में पीपल ऑफ कवेनेंट भी कहते हैं, जो जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि वो वहाँ पे रह रहे थे, क्रिश्चियंस थे, उसके बाद और ज्यूज़ थे या और लोग भी उस वक्त मौजूद थे, तो उनके साथ वो कैसा रहा, वो कमाल का रहा। यानी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका कितना ख्याल रखा। जैसे ही कोई एक नेशन दूसरे नेशन को या एक आर्मी किसी रीजन को कनकर करती है, आप जानते हैं इनके हाल क्या होता है, आपको ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है।
वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ आप अच्छे से जानते हैं। आप जानते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में किया, अमेरिका ने सीरिया और इराक़ में किया, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। किस तरीके से जब मंगोल्स ने अटैक किया था ये तमाम रीजन्स पर, इट इज़ सेड दैट इवन कैट्स एंड डॉग्स वर नॉट स्पेयर्ड। फिर उसके अलावा और इस तरह के आपके पास जो है वो एविडेंसेस मिलते हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि अमूमन तौर पर, है ना, जनरली आर्मीज़ क्या करती हैं उन रीजन्स के साथ। और हज़रत उमर के वक्त में ऐसा था कि वो जब भी किसी कंट्री को कनकर करते तो उसके बाद वैसा ही सलूक करते जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फ़तह मक्का के बाद तमाम लोगों को माफ़ कर दिया था। उनके साथ एक ट्रीटी एग्रीमेंट किया था कि इस एग्रीमेंट के तहत आप लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ कि बड़ी फैसिनेटिंग है और रेलिवेंट भी है, वो है ट्रीटी ऑफ जेरूसलम, राइट। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जेरूसलम को कनकर किया, कनकर नहीं भी क्योंकि जंग नहीं हुई थी कोई भी, और उनको जो है वो कीज़ दे दी गई थी, तो वो जो ट्रीटी थी वो ट्रीटी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वहाँ पर जो है मेजॉरिटी में क्रिश्चियंस रह रहे थे। और ट्रीटी क्या है? ट्रीटी है, दिस इज़ द प्रोटेक्शन विच द सर्वेंट ऑफ अल्लाह उमर द कमांडर ऑफ बिलीवर्स हैज़ ग्रांटेड टू द पीपल ऑफ इलिया। द प्रोटेक्शन इज़ फॉर देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज़, देयर चर्चेज एंड क्रॉसेज, देयर सिक एंड हेल्थी, एंड for all their co-religionists. Their churches shall not be used for habitation, nor shall they be demolished. Demolition से आपको बहुत चीज़ें याद आती होंगी, है ना, so called biggest democracies of the world, and look what we are reading right now, a treaty which was done 1300 years ago, right? Their churches shall not be used for habitation, nor shall they be demolished, nor shall say injury be done to them or their compounds or their crosses, nor shall their properties be harmed in any way. There shall be no compulsion on them in the matters of religions. यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। सिर्फ जेरूसलम की ही बात नहीं है, महदीनार एक जगह थी, है ना, उसको जब कनकर किया गया तो उसके बाद जो एग्रीमेंट हो, उस एग्रीमेंट्स की कुछ लाइन्स हैं। वो क्या लाइन है? दे शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू चेंज देयर रिलीजन, नॉट शैल एनी इंटरफेरेंस बी मेड इन देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। फिर जब जुर्जान कनकर किया गया, फतह किया गया, तो उस वक्त जो एग्रीमेंट हो, उस एग्रीमेंट में एक लाइन ये थी, देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज एंड रिलीजन एंड लॉ आर सेफ एंड नो चेंज शैल बी मेड इन देम। फिर जब अज़रबैजान कनकर किया गया तो उसमें क्या एग्रीमेंट हुआ? देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज एंड रिलीजन एंड लॉ आर सिक्योर। फिर ट्रीटी ऑफ मोकन जो है उसको अगर हम पढ़े तो उसमें एक लाइन है, देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज एंड रिलीजन्स एंड लॉज आर सेफ। ख्याल रखा गया कि किसी तरह से उनको अजियत ना पहुंचाई जाए, किसी तरीके से उनको तंग ना किया जाए। उसके अलावा अगर हम देखें कि जो प्रोटेक्टेड माइनॉरिटीज़ थी या जो रिलीजियस ग्रुप्स थे जिनके साथ एग्रीमेंट्स हुए थे, कॉवेनेंट्स हुए थे, जो हज़रत उमर के रूल के अंडर रह रहे थे, जब कभी भी उनके रिलेटेड कोई भी पॉलिसी तैयार की जाती तो हमेशा उनके बड़ों से, उनके जो हेड्स थे उन ट्राइब्स के, उन ग्रुप्स के से उनसे कंसल्ट किए बगैर जो है वो कोई भी पॉलिसी तैयार ना की जाती उनके रिलेटेड। हमेशा उनको बुलाकर पूछा जाता उस बारे में, और उनकी तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज़ थी उनके बारे में उनसे कंसल्ट किया जाता, उनकी राय ली जाती, और तभी जो है उसके बाद कोई पॉलिसी जो है वो इस्टेब्लिश की जाती। जितनी भी बातें मैंने अभी की, ये जो एग्रीमेंट्स होते थे, ये कवेनेंट्स होते थे, ये सिर्फ एग्रीमेंट्स तक और पेपर तक ही महदूद नहीं रहते थे, बल्कि इन पर एक्शंस भी होता था। एक मरतबा सीरिया में एक कंप्लेंट आई हज़रत उमर के पास, और कंप्लेंट क्या थी कि मुस्लिम आर्मी ने एक फार्मर के खेत को नुकसान पहुंचाया है। तो हज़रत उमर ने उस किसान को फ़ौरन कंपनसेट किया पब्लिक ट्रेजरी से कि ये इस्लामिक स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों की प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करे, और ये आर्मी को राइट नहीं है कि वो किसी की प्रॉपर्टी को जाकर नुकसान पहुंचाए। अगर नुकसान पहुंचा है तो फिर ये पब्लिक ट्रेजरी से उनको कंपनसेट किया जाएगा। तो उसको इंडेमनीफाई किया गया 1000 दिरहम से। और सिर्फ इतना ही नहीं कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डेथ बेड पे थे तो उस वक्त जो उन्होंने विल की है, वसीयत की है आने वाले रूलर्स को, उस वसीयत में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पैरा है। वो पैरा क्या है?
एंड माई bequest to my successor is in respect of those who are in the protection of Allah। ये दिम्मीज़ की बात हो रही है, ये नॉन मुस्लिम्स की बात हो रही है जो मुस्लिम रूल के अंडर रहते थे। protection of Allah and his apostle, namely the dhimmis, means people of protection, the non-Muslims, those who are in agreement that the covenants with them should be observed faithfully and they should be defended against invaders and no burden exceeding their strength should be laid upon them। हमेशा हम देखते हैं, और ये अगर डेथ बेड पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिम्मीज़ का, नॉन मुस्लिम्स का इतना ख्याल रख रहे हैं, तो आप इमेजिन करें कि उन्होंने अपने रूल के टाइम कितना ख्याल रखा होगा। हम पढ़ते हैं कि नॉन मुस्लिम्स पर जो है वो जिजिया लगा दिया। जिजिया, विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ की जिजिया होता क्या है, ये चीज़ शायद आपको शॉकिंग लगे कि मुस्लिम्स पर टैक्स देना नेसेसरी था। उस टैक्स को हम ज़कात के नाम से जानते हैं, और नॉन मुस्लिम्स पर ज़कात नहीं आती। हज़रत उमर के दौर में या उसके बाद भी जितनी भी मुस्लिम्स जो रूल रहा है, पर्टिकुलरली हज़रत उमर से लेकर हज़रत अबू बकर से लेकर इमाम हसन तक, और उसके बाद भी जो खिलाफत राशिदून नहीं है, वो किंगशिप है, मलूकियत है, उस दौरान भी जो जिज़िया था उसका अगर आप मेजरमेंट करें वो ज़कात से कम होता था। यानी मुस्लिम्स को हमेशा ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था इन कंपैरिजन टू नॉन मुस्लिम्स। ये भी एक मिथ है और इसके ज़रिए जो है वो वेरीफाई किया जाता है मुस्लिम्स को। इससे ये साबित होता है कि हज़रत उमर वाज एन एक्सेप्शनल रूलर। ऑथर सेज कि ये तमाम चीज़ें बयान करने के बाद क्या कोई शख्स, कोई भी एक ऐसा रूलर पॉइंट आउट कर सकता है कि जो इतनी बड़ी एम्पायर पे रूल करता हो, है ना, और वो इतनी सिंपल तरीके से रहता हो, उसने एक शर्ट पहनी हो और उस पर भी पैचेस लगे हुए हों, जो विडोज़ को पानी भर कर देता है इन पर्सन, जो यतीमों को खाना खिलाता है, उनके घरों पे जाके राशन प्रोवाइड करता है, और दूसरी तरफ वो कंट्रोल करता है इतने बड़े एम्पायर को, आर्मीज़ को कंट्रोल करता है, कुछ जो है वो अनाइट जो गवर्नर्स थे उनको कंट्रोल करता है। जैसे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको स्टेप डाउन कर दिया था एट क्रूशियल टाइम, जब रोमन और पर्शियन एम्पायर्स में मुस्लिम्स इंपॉर्टेंट फाइट्स, बैटल्स लड़ रहे थे उस दौरान। फिर दूसरी तरफ वो इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स, यानी कि उस दौर के अमेरिका और रशिया के साथ जो है वो डील कर रहा है। कैन समवन कोट सच एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, जिसकी ये दो पिक्चर्स हों कि काम इंसान जाकर उनसे पूछता है कि उमर लेट क्यों आए, उमर ये कुर्ता कहाँ से लाए। यानी कि कैन समवन इवन इमेजिन कि आज के किसी सरपंच को भी जाके पूछ ले भाई ये तुमने कुर्ता कहाँ से लाया, कि ये तुम्हारी तनख्वाह से बाहर तो नहीं है। और मुस्लिम्स जाकर हज़रत उमर से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी जो तनख्वाह है या पेंशन है, कहीं तुम उसके अलावा तो तुम्हारे पास कहीं से रकम तो नहीं आ रही है। तो ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो आपको, ये सिंप्लिसिटी कहीं और आपको नहीं मिलती। और अकाउंटेबिलिटी और सिंप्लिसिटी और इंसाफ इस लेवल का कि जो पैनल उन्होंने बनाया, उस पैनल में से उनके बाद जो सक्सेसर बनना था, मुस्लिम्स को उसी पैनल में से किसी एक को अपना रूलर मुंतखब करना था, खलीफा मुंतखब करना था। उन्होंने अपने बेटे को उसका हिस्सा तो बनाया, बट साथ में ये भी बता दिया, ये भी डिक्लेयर किया कि माई सन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ कैलिफेट आफ्टर हिम। ये आप समझें कि आप कहाँ पर देखेंगे कि इंसान जिसकी इतनी बड़ी एम्पायर हो और वो अपने पूरे ख़ानदान को जो है वो इस ओहदे से दरकिनार कर देता है और उस ओहदे के साथ भी नहीं आने देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ्रॉम दिस बुक। और इसके अलावा इस किताब में कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ भी डिस्कस किए। आए दिन आप यूट्यूब पे डिबेट्स देखते होंगे इन टॉपिक्स पर, जैसे बनु सकीफ़ा का वाक़या है, किस्सा एक आरतास का इशू है, फ़िदक का मसला है, खुम्स का इशू है। तो ये तमाम चीज़ें भी डिस्कस की हुई हैं। इनमें से मुझे लगता है कि फ़िदक को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। अगर कोई पढ़ना चाहता है फ़िदक के लिए पढ़ सकता है। बाकी चीज़ें क्लियर नहीं हुई मुझे पर्सनली इस किताब से पढ़कर। तो ये दिस इज़ द बुक और आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस बुक। मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन इससे कहीं बेहतर हो सकती थी, ट्रांसलेशन में इम्प्रूवमेंट्स हो सकती थी, मगर अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू टू रीड दिस इन ओरिजिनल लैंग्वेज, दैट इज़ उर्दू। और उसके अलावा लेट अस कंक्लूड दिस बुक विद द पैरा ऑफ शाह वलीउल्लाह, और ऑथर ने भी इसी पैरा से इस किताब को कंक्लूड किया है।
शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि अगर आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समझना चाहते हैं तो उनके दिल को एक घर तस्वुर कीजिए। समझिए कि उनका दिल नहीं है, घर है, और उस घर के कई दरवाजे हैं। तो एक दरवाज़े पर अगर अलेक्जेंडर द ग्रेट खड़ा है तो दूसरे दरवाज़े पर अनुशेरवा विद ऑल हिज जेंटलनेस एंड जेनरोसिटी वो खड़ा है, और फिर किसी तीसरे दरवाज़े पर स्पिरिचुअल लीडर्स लाइक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी और या ख्वाजा बाहुद्दीन खड़े हैं, और फिर किसी और दरवाज़े पर एक्सपर्ट्स ऑफ हदीस जैसे हज़रत अबू हुरैरा या इब्ने उमर खड़े हैं, और फिर किसी और दरवाज़े पर जो अपने वक्त के ज़बरदस्त थिंकर्स जलालुद्दीन रूमी या शेख फ़खरुद्दीन अत्तार खड़े हैं। और फिर इसके अलावा इस दिल के आसपास यानी इस घर के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनमें से हर शख्स अपनी अपनी फील्ड का चोटी का इंसान है, अपनी अपनी फील्ड का इमाम है, अपनी अपनी फील्ड का लीडर है, और वो तमाम उनके दिलों और जहनों में जो डाउट्स हैं वो लेकर हज़रत उमर के पास आते हैं, और हज़रत उमर उन तमाम को अपनी नॉलेज के साथ, अपनी विजडम के साथ सेटिस्फाई करके भेजते हैं। सो दिस इज़ हज़रत उमर, द सेकंड कैलिफ ऑफ मुस्लिम, सच एन अमेजिंग पर्सन। और ये किताब है, आई रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ी है तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।